देखिए, इसे 3-4 दिन हो गए घर से गए हुए। हमें पुलिस में चल के कंप्लेन कर देनी चाहिए। तुम चाहती हो पुलिस में जाकर ढिंडोरा पीटे? आ गई इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा है, बाकी जो इज्जत बची है वो भी गवा दें। एक बात ध्यान रखना, तुम और तुम्हारी लड़की कोई भी पुलिस स्टेशन गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो लड़की खुद गई है और खुद लौट आएगी। पापा 2000 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए? 1 मिनट। ऐश कर। थैंक यू। और कुछ कहना है? अरे सुनो, 3 दिन से रश्मि से बात नहीं हुई है, जरा फोन लगा दो। फ्री के पैसे नहीं है मेरे पास जो उसको फोन लगाती घूमूं। अरे उसे खुद से फोन करना चाहिए हमें। हाँ, तुम्हारे पास क्यों पैसे होंगे उसके लिए? तुम्हारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। हाँ हाँ, मेरे सारे पैसे तो मुझ पे ही खर्च हो जाते हैं। इस लड़की के घूमने फिरने का खर्च, आपकी दवाइयों का खर्च, इस घर की मरम्मत का खर्च, वो सब तो महारानी जी देती है ना। जानता हूं, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। एक बार देख तो लो कि वो ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, रविवार को फोन कर लेना, लेकिन उसे जरूर बताना कि वो सामने से फोन कर लिया करे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि हम रोज उसका हालचाल पूछें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अंकिता और रश्मि, 2 लड़कियां, दोनों गायब, और दोनों के परिवार वालों को अंदाजा तक नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक परिवार में एक पिता अपने पुत्र की खुशी में अपनी बेटी को भुला चुका है, और दूसरे में एक मां अपने पति की बीमारियों और पैसों की कमी के बीच अपनी बेटी को बोझ मान चुकी है। दोनों ने अभी तक पुलिस के पास जाने के बारे में सोचा तक नहीं है। क्या इन लड़कियों का इस तरह से अचानक गायब हो जाना क्या किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? सर, तिवारी जी हमारे पड़ोस में रहते हैं। उनकी लड़की बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। हमने बहुत बार उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि वो शहर में अपनी बुआ के पास गई हुई है। सर, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। तो छोटी सी थी तब से हम उसको देख रहे हैं। उसकी माँ तो काम पे चली जाती है और बाप बीमार रहता है। सर, वो 19 साल की हो गई है, लेकिन उसकी माँ ने अभी तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी अगर उसको ये पता चल जाए कि वो खो गई है तो पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय वो खुशियां मनाएगी। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना। आपकी बेटी कहाँ है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके पड़ोसी बता रहे थे कि पिछले काफी दिनों से आपकी बेटी आपके घर पे नहीं दिखी। जी, वो तो अपनी बुआ के यहाँ गई है। कब? महीना भर हुआ। आखिरी बार बात कभी थी आपकी? सर, 4 दिन पहले। ठीक है, एक काम कीजिए, रश्मि, उसकी बुआ और उसके फूफा जी, तीनों का नंबर दीजिए। हमने बुआ और चाचा दोनों के फोन ट्राई किए, लेकिन दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं क्या? सर, भला हम लोग आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? हम माँ बाप हैं उसके, हम भला उसका बुरा क्यों चाहेंगे? क्यों बुरा चाहेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, आप लोगों को आपकी बेटी से बिल्कुल मतलब नहीं है। आपने क्या बताया था कि रश्मि अपनी बुआ के यहाँ गई है और वहां पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। ना ही आप पुलिस के पास चल के आए, आपके पड़ोस वाले आके हमें इन्फॉर्म किए। आपके पड़ोसी बता रहे थे कि बचपन से ही आप अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी, काफी मारा पीटा भी करती थी उसे। साहब, हमारी जिंदगी बहुत कठिन है, पैसे की बहुत कमी है। हाँ, ये सच है, मैंने कई बार सोचा कि अगर रश्मि हमारी जिंदगी में नहीं होती तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती। पर साहब, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, वो अपनी बुआ के घर गई है दिल्ली। अब वहां पे पूछताछ कीजिए ना। देखिए, वहां की पुलिस जांच कर रही है। आप लोग बस सिर्फ एक मौका है, जो भी कुछ जानते हैं सब कुछ बता दीजिए। अगर वहां की पुलिस ने आपके खिलाफ एक भी सबूत दिया ना, तो फिर आपका जेल जाना तो बिल्कुल तय है। रश्मि की बुआ फूफा तक पहुंचने के लिए हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद ली। नीलेश, लगता है घर में कोई नहीं है, पड़ोसियों को बुलाओ। ओके सर। कब से नहीं देखा इन लोगों को? सर, 2 दिन से। नीलेश, चलो दरवाजा तोड़ो। आस पड़ोस में पूछताछ करो, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर।
आपकी बहन और उनके पति का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? और साहब, हमारी बेटी रश्मि? अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जैसा ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है हम बताते हैं। घर में और कौन कौन रहता है? ये दोनों ही थे साहब। इनका एक बेटा है अविनाश और एक बेटी है अंकिता। बेटा ज्यादातर हॉस्टल में ही रहता है, बेटी साथ में ही रहती थी। ये ज्यादातर गायब रहती है और हफ्ते भर से इसको मैंने देखा भी नहीं। नीलेश, इस घर के दोनों बच्चों का पता करो और जैसे मिले पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। आप में से कोई इसे जानता है? हाँ सर, इनकी रिश्तेदार की बेटी है। आखिरी बार कब देखा इसे? 3-4 दिन हो गए होंगे सर। और जब ये मर्डर हुआ वो यहाँ पे रह रही थी या चली गई थी वो पता नहीं सर। इन दोनों को मरे हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए। इधर ये तीनों बच्चे गायब हैं। किसका हाथ हो सकता है इन सबके बीच? इस हत्या और इन तीनों बच्चों के गायब होने में कनेक्शन कोई जरूर हो सकता है। इन तीनों बच्चों को ढूंढो, यही सब बताएंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं इन सबके पीछे रश्मि हो? अंकिता और अविनाश को उसने गायब किया और उसके बाद कहीं भाग गई हो? ये इन तीनों बच्चों के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। सर, जैन सर। सर पीएसआई रोशन, हरियाणा पुलिस। रश्मि का मिसिंग केस यही हैंडल कर रहा है। हाय रोशन, एनी लीड ऑन रश्मि मिसिंग केस? नो सर, उसके माँ बाप को कुछ नहीं पता है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। 2 बच्चियां मिसिंग है, कुछ भी हो सकता है। यस सर। सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से अंकिता का फोन 5 जून की शाम से बंद है और सर रश्मि का 12 जून से। यानी कि जब इनके फोन बंद हुए तभी गायब हुई होंगी। पता लगाओ आखिरी बार इनके फोन कहां पे एक्टिव थे। सर रश्मि का जो फोन लास्ट टाइम एक्टिव था वो उसके बुआ के घर पे था। और सर अंकिता का फोन उसके घर के आसपास और अविनाश का उसके हॉस्टल में। अरे क्यों बार बार शहर जाने की बात कर रहे हो? मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मैं कैसी माँ हूँ? तुम कैसे पति हो? तुम कैसी माँ हो? तुम कैसे पति हो कि जिसको अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है, और परवाह है तो उसकी जो। जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नीलेश उठाओ इसे। कहां गायब पैर होने दे। मैं हॉस्टल में था सर। झूठ बोलता है। सर ये सच बोल रहा है। फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन ये कॉलेज में ही था और जिस दिन अंकिता और रश्मि के फोन बंद हुए उस दिन ये हॉस्टल में था। मॉर्ग में लेके चलो। तुम्हें कब पता चला कि रश्मि तुम्हारी बहन है? सर 1 साल पहले मम्मी पापा का बहुत झगड़ा हुआ था। तुम्हारा भाई जब लड़की को लेकर गया तो उसने कहा था उसका ध्यान रखेगा, आसपास फटकने नहीं देगा। लेकिन अब क्या हो गया? वो लड़की सारी छुट्टियां हमारे घर में आकर बिताती है, हैं? और तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई शर्म नहीं आती है? मेरा भाई बीमार है, समझ में आई? और वैसे भी वो तुम्हारी भी बेटी है। अगर थोड़े दिन छुट्टियां बिताने यहाँ पर आ भी गई तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, उस लड़की को देखकर मुझे तुम्हारे धोखे की याद आती है, समझे तुम? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। क्या अंकिता और रश्मि को पता है कि दोनों बहनें हैं? हाँ सर, मैंने तभी बताया था उन्हें, लेकिन इससे हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया सर। मैं जानता था कि पापा ये रिलेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। मैंने उन्हें बहुत समझाया। वो इस बार पे भी घर पे आए तो हम तीनों अच्छे तरीके से रहे। रश्मि की मां को पूछताछ के लिए बुलाओ। रश्मि अपने जन्म से ही काली थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो तो उसे मार देना चाहते थे, पर मेरे पति ने ऐसा नहीं होने दिया। ये लड़की मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा रंग देखा है, अपना रंग देखा है, इतनी काली लड़की हमारी हो सकती है? तुम सही से बता दो, वरना तुम्हें भी छोड़ूंगा और इसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी बेटी है, मेरा यकीन। बस, पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा है ना तेरा? बता मुझे, चल रहा है ना अफेयर? जीजा जी हाथ हटाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। बस मैं इतना जानता हूं कि मेरी बेटी नहीं हो सकती है, समझे आप? मुझे इससे छुटकारा चाहिए, बस। ठीक है, लाओ मुझे दो। ये मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी, मैं इसका लालन पालन करूंगा।
जीजा जी, हो सकता है कि ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे कोई औलाद ना दी हो। और वो रश्मि को अपने साथ हमारे यहाँ ले आए, पर साहब उसके बाद मेरे पति बीमार हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। वो बच्ची इतनी छोटी और बाहर का भी काम, पर फिर भी मैंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया। इस बात के बारे में अपने पति को छोड़ मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की। ठीक है, आप अभी जा सकती हैं। या फिर हो सकता है कि रश्मि की सच्चाई जानने के बाद अंकिता को गुस्सा आया हो। उसी गुस्से में आकर अंकिता ने रश्मि को लेकर अपने माँ बाप से सवाल जवाब किए। केस बहुत उलझा हुआ है। फिलहाल हमें रश्मि और अंकिता को ढूंढना होगा। और वैसे भी मेरा सबसे ज्यादा शक इस रश्मि पर है। सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव इस मर्डर का उसी के पास था। दोनों बहनों अंकिता और रश्मि का अब भी कुछ पता नहीं चला है। दोनों अब भी दर्द में तड़प रही हैं। दोनों के अगवा होने के पीछे का मकसद अभी पुलिस की समझ से बाहर है। तो क्या ये राज अब इन दोनों बच्चियों की जान बचा पाएगा? लो, खाना खा लो। मेरी बेटी कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। वो सबको खुश रखना चाहती है। बड़ी मासूम सी है वो। सब कुछ जानते हुए भी उसने हमें कभी तकलीफ नहीं दी, और ना ही उन माँ बाप को जिन्होंने उसे पैदा किया। और पुलिस वाले कहते हैं कि उसने कत्ल किया, और तुम भी वापस आ गई। मैं वहां रह के क्या करती? तुम्हारी रश्मि की वकील थोड़ी हूँ। और वो ऐसी किस्मत की काली लकीर लेके पैदा हुई है कि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऊपर वाला ना सब देख रहा है। वो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकता है। फिर तो तुम और तुम्हारी बहन बहुत बुरे लोग होंगे, है ना? अगर ये काम रश्मि का है तो वो अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकती। अंकिता को मारना, उधर घर पे माँ बाप को मारना, जरूर कोई दूसरा है जिसने उसका साथ दिया होगा। लेकिन सर ऐसा कौन हो सकता? कि रश्मि के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। पिछले दिनों उसने किस किस से बात की है सबसे पूछताछ करो। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक ऐसा हो जिस पे रश्मि को पूरा भरोसा हो, उसी ने रश्मि का साथ दिया हो। ओके सर। रश्मि के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसा नंबर पता चला है जो रश्मि के मर्डर के एक दिन पहले लगातार उससे कांटेक्ट में था। किसका नंबर है? सर किसी राजीव का नंबर है। मैंने उसकी डिटेल्स भी निकलवाई। ये राजीव कौन? रोशन नो, गांव में रश्मि के माँ बाप से फोन करके राजीव के बारे में पता करो। सर। और नीरज सर, इस अविनाश को फोन करके जरा राजीव के बारे में जानकारी हासिल करो। ओके सर। हेलो हेलो अविनाश, तुम किसी राजीव नाम के लड़के को जानते हो? नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ओके ठीक। सर अविनाश राजीव को नहीं जानता है। सर उसके माँ बाप को कुछ नहीं पता। सर राजू के डिटेल्स आ गए हैं, उसके घर का पता चल गया। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर हुआ कैसा? रश्मि कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। तो फिर जिस दिन रश्मि गायब हुई उसे फोन पर क्या बातें करते थे तुम? सर मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब वो पिछले साल आई तब मैं उसे मिला और हम दोस्त बन गए। तब से हम दोनों हमेशा छुप छुप के मिलते। वो काफी उदास रहती, लेकिन कभी अपनी उदासी कभी अपने चेहरे पे नहीं दिखने देती। हमेशा मुस्कुराती सर। ज्यादा उसके दोस्त भी नहीं थे सर, सिर्फ उसका रूप देखते थे। उसे काली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसकी सादगी को कोई नहीं देखता था। अच्छा, प्यार करते थे। इतने दिन से वो गायब है, तुम्हें चिंता नहीं हुई उसकी? सर चिंता हुई। मैंने उसे कॉल भी लगाया था, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैं बुआ के घर चला गया, लेकिन वहां पे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर मैं अपने घर चला गया। लेकिन सर मैं उसे दिन में एक बार कॉल करके देख लेता था। इतने दिन हो गए, तुमने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मुझे लगा रश्मि गांव गई होगी, इसीलिए नेटवर्क इश्यूज होंगे। और ऐसे भी सर उसके गांव में उसकी माँ अक्सर उसका फोन रख लेती। और सर अगर हर बात को लेकर इतना डरेंगे कि कहीं क्राइम ना हो जाए तो फिर जिएंगे कैसे? ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हमसे पूछे बगैर शहर छोड़कर मत जाना। नीरज, या तो ये आदमी बहुत सीधा है या फिर बहुत टेढ़ा।
यस सर, हमारे हर सवाल का जवाब पहले से ही दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग करके आया था। सर जितना सीधा ये दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, आप सच बोल रहे हैं। इस पे नजर रखो। सर मुझे लगता नहीं कि इस राजीव ने कुछ किया होगा। सीधा साधा लड़का है सर। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे घर गया था। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही ऐसे किसी के टच में जो ऐसा कुछ कर सके। कैरेक्टर से तो क्लियर है सर। तुम्हें याद है रश्मि की माँ ने एक बार कहा था कि रश्मि के पिता ने रश्मि को अपनाने से मना कर दिया था। रश्मि अपने जन्म के समय से ही काली थी, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि रश्मि उनकी बेटी नहीं है। क्या पता ये बात सच हो, रश्मि की माँ का किसी के साथ अफेयर हो। रश्मि इस बात का पता लगाना चाहती है और इसी चक्कर में उससे गड़बड़ हो गई हो। ये रश्मि और अंकिता में से कोई भी मिल जाए तो इस केस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। हेलो, क्या? आपने फोन किया? मैंने फोन किया। आइए। आज जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने इसकी लाश देखी, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया। देखो कुछ मिलता है क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अविनाश को बुला लो बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। और रश्मि के माँ बाप को भी खबर करो। इस बोतल पर जरूर फिंगरप्रिंट होंगे, इसे भी लैब भेजो। रश्मि के मामा जिन्होंने उसकी जिंदगी में एक पिता की कमी को भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका दर्द, उनकी दुआएं और पुलिस दोनों रश्मि को बचाने में असफल रहे। अंकिता कहाँ पे? उसका भी पता नहीं चला। ये बताओ, ये रश्मि ही है? हाँ सर। हो गई तुम्हारे मन को तसल्ली? मैं कभी नहीं चाहती थी कि रश्मि को कुछ हो जाए। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि वो हमारे घर से चली जाए। वो तो इस दुनिया से ही चली गई। कितने अरमानों से लेकर आया था रश्मि को घर। सर क्यों मारे मुझे? सर बताओ क्यों मारे? सर नीलेश, ये बॉटल्स उस जगह से मिली जहां रश्मि का कत्ल हुआ था और इन पे तेरी उंगलियों के निशान हैं। अब भी तू यही कहेगा कि तुझे कुछ नहीं पता? बोल, क्यों मारा तूने रश्मि को? क्यों मारा तूने अपने माँ बाप को? सर मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है, ना ही रश्मि ने उन्हें मारा है सर। फिर झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने उससे पहले ही रश्मि को किडनैप किया था सर। जब अंकिता गायब हो गई तो मेरा शक रश्मि के ऊपर चला गया और जैसे जैसे दिन चले गए मेरा शक और बढ़ते चला गया सर। मैंने उन दोनों का झगड़ा भी सुना था सर। पहले मैं तैयार हो जाऊं, फिर सुंदर बनने की कोशिश में अपना टाइम वेस्ट करते रहना। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धक्का दोगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? हमारे घर में रह के, हमारा खाना खा के ऐसी बातें कर रही हो जैसे लग रहा है महारानी हो यहाँ की। जितना हक तुम्हारा है इस घर पे उतना मेरा भी है। मैं बेटी हूँ इस घर की। वो अलग बात है कि मैं चीख कर अपना हक मांगती नहीं,
लेकिन मांग सकती हूँ। अगर तुम पैदा ही ना हुई होती तो आज जो लाड प्यार तुम्हारे हो रहे हैं उतना मेरा हो रहा होता। झगड़े के 2 दिन बाद अंकिता गायब हो गई सर, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे शक मेरा बढ़ता गया, और अंकिता वापिस नहीं आई तो मुझे पूरा यकीन हुआ कि ये सब रश्मि ने किया है। और एक दिन मैंने उसे फोन पे बात करते सुना। हाँ वही रखना, मैं बताती हूँ क्या करना है। सर इसीलिए मैंने उसे किडनैप किया। उसके बाद जंगल में जाके उसे पूछा, लेकिन उसने मुंह तक खोला नहीं सर। हो सकता है उसने अंकिता का किडनैप ही ना किया हो। ये नहीं मालूम मुझे। उसके बाद मम्मी पापा की मौत हो गई और आप ढूंढते ढूंढते हॉस्टल आ गए, और मैं कहीं फंस ना जाऊं इसीलिए मैंने उसे मार दिया। फंस तो तू अब भी गया। भाई बहन के रिश्ते से अद्भुत शायद ही कोई रिश्ता हो। दोनों साथ में बड़े होते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जो बात अपने माँ बाप से नहीं कह सकते एक दूसरे से कहते हैं। एक दूसरे की रक्षा के लिए राखी बांधते हैं। एक भाई को अपनी बहन से और बहन को अपने भाई से ज्यादा शायद ही कोई जानता हो। अविनाश का एक बहन के लिए प्यार दूसरी बहन के लिए जानलेवा बन गया। रश्मि वो मासूम 16 साल की लड़की जिसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का, और अंत में मिली तो भाई की नफरत। अंकिता के माँ बाप को क्या हुआ था ये पुलिस अब भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही थी वो ये कि इस परिवार के रिश्तों को नफरत खोखला बना चुकी थी। रश्मि का तो पता चल गया, लेकिन अंकिता का गायब होना अभी भी राज है, और अंकिता के माँ बाप की मौत की वजह भी नहीं हमें पता। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रश्मि का कोई असली बाप हो जो रश्मि से मिलने मिस्टर कौशिक के घर गया, फिर उन दोनों के बीच बहस हुई हो और अचानक ये सब शुरू हुआ। हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि अविनाश के पिता को लगता था कि उसकी बीवी ने किसी पड़ोसी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। ये कौशिक के पड़ोस में रहने वाले सभी उस उम्र के आदमियों की लिस्ट निकालो। अंकिता, रश्मि, अविनाश, तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में उन नामों को चेक करो। और हाँ, रोशन को बोलो तिवारी और उसकी बीवी से पूछताछ करे। ओके सर। आपकी बहन का किसके साथ अफेयर होने का शक था उसके पति को? जी हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हकीकत में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। आरती जीजी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। बस जीजा जी पागल थे, उन्हें एक काली लड़की नहीं चाहिए थी अपनी जिंदगी में। ये लड़की मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा रंग देखा है, अपना रंग देखा है, इतनी काली लड़की हमारी हो सकती है? फिर भी कुछ याद कीजिए, उन्होंने कभी कुछ नाम बताया हो? कोई भी नाम? देखिए अभी भी एक 15 साल की बच्ची अंकिता गायब है। कुछ भी बताओ, बताइए हमें। नहीं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था किसी का, लेकिन हाँ उनके घर से 2-3 घर छोड़कर एक द्विवेदी जी रहते हैं। वो अक्सर मेरी बहन से बातचीत किया करते थे, जो कि जीजा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। हो सकता है कि उन्हीं पर शक। लेकिन मेरी बहन बिल्कुल सीधी थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर द्विवेदी जी, हमें आपसे रश्मि के सिलसिले में कुछ बात करनी है। ठीक है, आइए। क्या ये बात सही है कि आप रश्मि के पिता हैं? सर पता नहीं ये कौन अफवाह फैला रहा है। मुझे उनके घर के बारे में ज्यादा पता नहीं है और पता करना भी नहीं। सर मेरी कौशिक साहब के साथ दोस्ती थी, घर पे आना जाना था। फिर अचानक मिस्टर कौशिक को मेरा आना जाना खटकने लगा तो मैंने जाना ही छोड़ दिया। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हमें आपका डीएनए टेस्ट करना होगा। सर एक मिनट। सर ये है डीएनए रिपोर्ट। ये डीएनए टेस्ट आपने क्यों करवाया? सर कुछ दिन पहले रश्मि आई थी, जैसे आप लोग आए, कहने लगी कि आप मेरे असली पिता हो। परेशान थी बेचारी, क्योंकि घर वालों ने उसे निकाल दिया तो अकेली पड़ गई, अपने पिताजी को ढूंढ रही थी। प्लीज अगर आप मेरे पिता है तो बता दीजिए प्लीज। मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे सिर्फ सच जानना है, प्लीज। रश्मि को कैसे पता चला? उसकी माँ आई थी उसके साथ, कहने लगी कि ये तेरे पिताजी हैं। देख ले, ये है तेरा बाप, आज से ये तेरी देखभाल करेगा। इसी के कुकर्मों का फल है तू। अब तुझे हम नहीं झेल सकते। मुझे भी सर खराब लग रहा था उसका हाल देखकर, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये कब की बात है? ये 1 तारीख की बात है सर, क्योंकि 2 दिन बाद 3 तारीख को ही रिपोर्ट आई थी डीएनए की। मैंने उन दोनों को फोन करके बुलाया, रश्मि की माँ आके रिपोर्ट देख के भी गई।
ये कैसे हो सकता है? नीरज, ये द्विवेदी परिवार में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। राइट सर, ये सविता को क्या जरूरत थी द्विवेदी के पास जाने की? एक काम करो, सविता को शहर बुलाओ पूछताछ करने के लिए, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो और उसके पति की भी मेडिकल हिस्ट्री निकालो। देखो वो सच में बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रहा है। ओके सर। अब बताओ, ये क्या नौटंकी चल रही है? क्या हुआ साहब? क्यों मारा जा रहा है मुझे? अपनी बेटी रश्मि का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसे द्विवेदी के पास ले गई थी। हाँ साहब, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि द्विवेदी जी ये स्वीकार कर ले कि रश्मि उनकी बेटी है, उसकी पढ़ाई का और बाकी खर्च उठा ले तो हमारा घर भी सुकून से चलने लगे। और यही बात 13 जून को तुमने मिस्टर और मिसेस कौशिक से कही, और जब उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी तुमने उन्हें भी मार दिया, क्यों? क्या साहब? ये हैं तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। इसमें साफ साफ लिखा है कि 13 तारीख को जब मिसेस एंड मिस्टर कौशिक का मर्डर हुआ तुम उस वक्त उनके घर पर थी। नहीं साहब, मैं उनके घर। मेरा दिमाग खराब हुआ है, उस औलाद को घर पर रखूं और रोज उसको देखूं और अपनी बीवी के धोखे को याद करूं? धोखे की कोई बात ही नहीं है, रश्मि आप ही की बेटी है। ये रही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, वो द्विवेदी जी की बेटी नहीं है। अरे द्विवेदी की नहीं होगी तो किसी और की होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस घर में नहीं रह सकती है, समझी तुम? तुम्हारा पति लेकर गया था उसे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप खुद क्यों नहीं करवा लेते डीएनए टेस्ट? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कोई डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो लड़की मेरी बेटी नहीं है तो नहीं है, आई समझ में? और तुम बचपन में उसे लेकर गई थी तो उसे मार देती। अगर आप नहीं कुछ कर सकती हो तो जाकर उसे बेच दो। अरे छी, कैसे बाप है आप, कैसे इंसान है। आप ही की वजह से आज मैं जैसी हूं ना वैसी हो गई हूं। आपका सारा गुस्सा मैं रश्मि पे उतारती थी, आप ही की वजह से आज मैं इतनी बुरी हो गई हूं। मैं जो होश हूं हो, लेकिन तेरे जैसी बांझ के ऊपर एहसान किया मैंने, समझी तो? चुप रहिए, मुझे जीजी को भी मारना पड़ा। तुम दो परिवार मिलके भी एक बच्ची को नहीं संभाल पाए, शर्म आनी चाहिए। और अंकिता, उसके साथ क्या किया? अब मुझे नहीं पता, मैं तो ये तक नहीं जानती हूँ कि अंकिता गायब है। झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जो भी था अब सच सच बता दिया मैंने आपको। मैं तो ये तक नहीं जानती हूँ कि अंकिता गायब है। झूठ मत बोल। अब झूठ बोलने से क्या मिलेगा? जो भी था अब सच सच बता दिया मैंने आपको। रश्मि को तो हम नहीं बचा पाए। आई होप कि अंकिता जिंदा हो। ये भी घर से ही गायब हुई है। पता नहीं क्यों नीरज, मुझे लगता है कि इस कांड में किसी घर वाले का ही हाथ है। वो रश्मि के पिता की मेडिकल रिपोर्ट चेक की? यस सर, तिवारी की हिस्ट्री निकाली है, पिछले 15 सालों से बिस्तर पे। और कोई जो उनके घर पे आता जाता हो? नहीं सर। घर पे आता जाता हो? ये 1 मिनट, रश्मि की कॉल रिकॉर्ड दो। सर मोबाइल मिला है, स्विच ऑफ है। रश्मि का एड्रेस कहां से मिला, बता। सर मैं पहले भी चाहे करता था रश्मि को घर छोड़ने, अपने बाइक पर। एक लड़की जिसके खिलाफ उसका पूरा परिवार था इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि तुझे अपने साथ अपने घर लेके जाए। सर वो जाती थी, बहुत ही बहादुर लड़की थी वो, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था यार। इतनी अच्छी तरह से तो वो खुद को नहीं जानती होगी जितनी अच्छी तरह से तू उसे जानता। सर उससे प्यार करता हूं। तो ये प्यार उस वक्त कहां था? 3 तारीख से 15 दिन पहले तक तूने एक बार भी फोन नहीं किया।
3 तारीख को 6 बार फोन किया और 3 तारीख के बाद रोज दिन में 4 बार। ऐसा कैसा प्यार जागा था तेरा? 3 तारीख को अंकिता गायब हुई थी, ये सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता सर। तेरे घर से जो हमें मोबाइल मिला वो अंकिता का है। एक सच बता दे। देख, अगर अंकिता जिंदा होगी तो तू उसके मर्डर के इल्जाम से बच भी जाए। बता सब। वो एक पार्क में बैठी हुई थी, काफी रो रही थी। मैं उसके पास जाके पूछा कि क्यों रो रही हो, तो पहले तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैं उसके पास जाके बैठ गया। मुझे लगा शायद वो खुद को अकेला महसूस कर रही हो। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सब छुटकारा पाना चाहते हैं मुझसे। बोझ बन गई हूं मैं सबके लिए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसलिए रो रही हूँ। और फिर मैंने उसे समझाया तू अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए गायब कर दे, फिर देख सब तुझे भाव देंगे। और वो मान गई। और फिर मैंने एक दिन नीलेश इधर उधर देखो। ओके सर। रश्मि मुझे दिन में 4 बार फोन करती। अंकिता कैसी है, ठीक भी है नहीं, खाना खाया है नहीं। मैं भी उसे रोज देखता, बेबस लाचार, अपने हाथों से खाना खिलाकर मेरी नीयत खराब हो गई। और फिर मैंने उसका रेप कर दिया। फिर जब रश्मि गायब हो गई तो मुझे लगा मामला और बढ़ सकता है, इसलिए मैं घर चला गया और अंकिता को वहीं छोड़ दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता सर अंकिता जिंदा भी है कि मर गई। अंकिता जिंदा है, लेकिन तूने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी की नासमझी, किसी की अपनी बहन को ढूंढने की ख्वाहिश और किसी का अपनी तकलीफों में आकर बह जाना, अपने आप को रोक ना पाना। बहुत सी वजहों से ये सब इस परिवार के साथ हुआ, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को समझने की कोशिश तक नहीं की। और इसका सबसे गहरा घाव उस बच्ची रश्मि पर था। सभी उस बच्ची को अपने से दूर करते गए, कभी रंग के नाम पर, कभी उसके लड़की होने की वजह से, तो कभी पैसों की कमी की वजह से। और इस सब के बीच वो बच्ची सिर्फ अपने परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। हर इंसान की तरह वो भी अपनों के बीच खुशी से रहना चाहती थी, लेकिन इतने भेदभाव में किसी ने उसे अपना समझा ही नहीं। किसी भी तरह के भेदभाव को सही नहीं ठहराया जा सकता, और इस बच्ची ने तो खुद अपने घर में इतना बड़ा भेदभाव सहा था। हमारे समाज में, हमारे देश में हम ऐसे भेदभाव का सामना रोजाना करते हैं और बढ़ चढ़कर उसमें शामिल भी होते हैं, चाहे वो रंग के नाम पर हो, लिंग, जाति या धर्म के नाम पर। ये भेदभाव सिर्फ हमें तोड़ता है और हमारे समाज को भी, जिस तरह से इसने इस परिवार को तोड़ा। एक दूसरे का अपमान करके हमें नफरत के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। और रश्मि को तो ये सब खुद अपने पिता और अपने घर वालों से झेलना पड़ा, तो उसकी हालत का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने आसपास होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं और उसे रोकें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। रोजी रोटी की भाग दौड़ में हम जैसे तैसे अपना और अपनों का पेट तो भर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का खालीपन भरना सबको नसीब नहीं होता। सपनों के पीछे भागने वालों की भीड़ में कई ऐसे भी होते हैं जो अपने अतीत से भाग रहे होते हैं, और जब अतीत किसी गुनाह या गवाह का भागीदार हो तो चैन की नींद कहां मुमकिन है। ओ महारानी, अगर उठ गई हो तो जल्दी से बाहर आ जा, और आज
ऑफिस गई ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी। उठ जल्दी। जब आज खौफ से सहमा हो तो कोशिश होती है वक्त से तेज भागकर अपना कल बदलने की। माना कि जिंदगी पल भर में नहीं बदलती, लेकिन दिन के 24 घंटों में एक ना एक पल ऐसा जरूर होता है जो हमारी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। प्रीति, 7 बज गए, घर चलना है, आज भी ओवर टाइम। तो 7 बज गए तो प्रीति क्या हुआ? नहीं वो मैं मोनिका तुम जाओ, मैं काम खत्म किए बिना नहीं जा सकती, 2 दिन बाद ऑडिट है। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। हटिए, हटिए सामने से, हटिए। सिर्फ कैश, एटीएम कार्ड सब है इसमें। मोटिव लूट का लगता भी नहीं है। यादव, देखो बैग में कोई आईडी वगैरह है क्या? साहब, प्रीति मैडम कल रात 11 बजे ऑफिस से निकली थी। वो जब निकली यहाँ से तो साथ में कोई था उनके? नहीं साहब, सब लोग 7 साढ़े 7 बजे तक निकल गए थे, लेकिन प्रीति मैडम 11 बजे तक यहीं थी। वो क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, शायद होगा कोई काम। बॉस लोग 10 बजे तक आएंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। प्रीति का फोन नंबर और एड्रेस होगा आपके पास? हाँ साहब। आपके बेटे के कहने पर आपको छोड़ रहा हूं, दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो केस बना दूंगा। आप लोग तो सिर्फ केस बनाना जानते हैं। मेरा बेटा 3 साल से लापता है, उसे तो आप लोग ढूंढ नहीं पाए। वो लापता नहीं, खुद भागा था। और ये आपका बेटा नहीं है? आत्महत्या करने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा? बाप, संभालो अपने आप को, अब घर चलो। सर, मैं माँ को ले जा सकता हूँ? ठीक है, प्लीज रोनी, चलो। ठीक है सर। प्रीति सेक्टर 26 में अपने कजिन ब्रदर और भाभी के साथ रह रही थी। शनाख्त के लिए उन लोगों को बुला लिया। जैसे ही ऑफिस का स्टाफ आता है सबसे पूछताछ करो। इस ऑफिस से लेके क्राइम सीन तक जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवाओ। तब तक मैं प्रीति के भैया भाभी से मिलता हूं। सर। क्या हुआ? आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये प्रीति नहीं कोई और है। नहीं सर, ये प्रीति ही है। एक तरफ प्रीति की मौत से भी उसके करीबियों की आंखें नम नहीं हुई थी और दूसरी तरफ एक मां अपने लापता बेटे को देखने के लिए इस कदर तरस रही थी कि हताशा में उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके लापता बेटे का प्रीति और प्रीति की हत्या से क्या कोई कनेक्शन था? प्रीति कल रात अपने ऑफिस से घर नहीं पहुंची। आप लोगों को जरा भी चिंता नहीं हुई? वो तो आए दिन लेट आती थी सर, और वैसे भी कल हम जल्दी सो गए थे और मॉर्निंग में आप लोगों का फोन आ गया। लेकिन प्रीति के मरने का आप लोगों को अफसोस तो होगा ही। जी, अफसोस तो है ही, लेकिन प्रीति से हमारा बहुत दूर का रिश्ता था। प्रीति के पेरेंट्स हैं या? जी है ना, लेकिन हमारा रिश्ता प्रीति के मामा प्रमोद से है। दरअसल प्रीति के मामा मेरे दूर के चाचा लगते हैं, वो भी अलीगढ़ से ही हैं। आपका फोन आने के बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन प्रीति अपने पेरेंट्स के साथ रहने की बजाय आप लोगों के साथ क्यों रह रही थी? सर, वो जॉब के लिए हमारे यहाँ आई थी। करीब 3 साल पहले उसके मामा ने ही उसे हमारे पास छोड़ा था। प्रीति पिछले 3 साल से आप लोगों के साथ रह रही थी। आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो प्रीति से ऐसी दुश्मनी निकाले? सर, अब इसके बारे में तो हमें कोई अंदाजा नहीं है। दुश्मन का अंदाजा नहीं, लेकिन कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड? सर,
इसके बारे में तो हमें प्रीति ने कभी नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं। इनफैक्ट वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमसे बहुत कम बातें करती थी। सर मुझे नहीं लगता कि प्रीति की लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि वो अपने काम को लेकर फोकस थी। सर मैंने उसे कई बार कहा था कि तुम टाइम पर घर चली जाया करो, पर शायद उसे घर जाना अच्छा नहीं लगता था। कल भी वो ओवर टाइम कर रही थी और इसी ओवर टाइम के चक्कर में उसके साथ ये हादसा हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। सर कल 11 सवा 11 बजे प्रीति ने मुझे फोन किया था, तब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रॉब्लम में थी। हेलो मोनिका। हेलो प्रीति। हेलो हेलो प्रीति। सर मैंने उसे कॉल बैक किया था पर उसका फोन बंद था। उसने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बताया होगा फोन पे। फोन 7-8 सेकंड में कट हो गया था, पर वो शायद राम का नाम ले रही थी। राम? ये राम कौन है? राम पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। राम काफी टाइम से प्रीति को परेशान कर रहा था। मुझे पता चला तो मैंने ही उसे राम की कंप्लेंट करने के लिए कहा। सर जब से उसे यहाँ से निकाला गया है मैंने उसे कई बार बिल्डिंग के नीचे देखा है। सर मुझे लगता है शायद राम ने ही प्रीति के साथ ये सब कुछ किया है। हाँ बोलो। सर प्रीति की जिंदगी में एक खलनायक सामने आया है। कौन? राम मेहदी, आसाम का रहने वाला है सर। अभी एक हफ्ते पहले तक एरन टेलीकॉम में सिक्योरिटी गार्ड था। प्रीति की ईव टीजिंग कंप्लेंट में बाहर निकाला गया। सर कल रात उसे प्रीति को ऑफिस के बाहर देखा गया और अभी वो फोन बंद करके गायब है। उसके घर में भी ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि अपना सामान लेकर अभी थोड़ी देर पहले अपने घर से निकला है वो। जरूर शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होगा। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सभी पे अलर्ट कर दो। हो सकता है शायद वो खुद मिल जाए या कोई इंफॉर्मेशन मिले। सिक्योरिटी गार्ड राम मेधी के गायब होने की सूचना से पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। राम मेधी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश जारी थी। वहीं प्रीति के मर्डर की सूचना मिलने के बाद प्रीति के पिता और मामा नोएडा पुलिस स्टेशन पहुंचे। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। बोली कि पापा मैं जॉब करूंगी। हमें क्या पता था कि उसके सपने ऐसे बिखर जाएंगे कि हमें उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। किसने मारा मेरी बेटी को? किसने? एक सिक्योरिटी गार्ड था आपकी बेटी की कंपनी में, राम। हमें उसी पे शक है। आपको कभी बताया प्रीति ने कि उसकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था? नहीं साहब, हमारी बेटी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। बहुत ही सीधी लड़की थी सर। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि वो अचानक ऐसे। जीजा जी, पुलिस वाले मेरे बेटे को भगोड़े तो ऐसे बोलते हैं जैसे जैसे मेरा बेटा कोई क्रिमिनल हो। माँ, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि जय भैया ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जो आपने किया वो भी सही नहीं है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो
मैंने नहीं मारा, सब मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम। मारा नहीं तो भागा क्यों? और कल रात प्रीति के ऑफिस के बाहर करने क्या गया था तू? मैं प्रीति मैडम से माफी मांगने गया था ताकि वो मुझे माफ कर दे और फिर से काम पे लगवा देता। फिर सुबह जब मुझे मालूम हुआ कि उनका खून हो गया तो सब मैं डर के भाग गया, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग सब मुझे पे शक करेंगे, लेकिन मैंने प्रीति मैडम को नहीं मारा साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। दम तेरी ऐसे सच नहीं उगलेगा, तोड़ो उसे और तब तक तोड़ते रहना जब तक सच ना उगले। साहब मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम, साहब मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम, नहीं मारे साहब। सर अभी तक राम ने कुछ नहीं उगला, लेकिन बहुत जल्द सब उगल देगा। सर प्रीति के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर का सीसीटीवी फुटेज नहीं करो सर। पॉज करो। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो राम मेदी वहां से चला गया था। प्ले करना। ये कौन? जूम करना। ये राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद कोई दूसरा आदमी आ गया, चेहरा भी अपना पर्पसली ढका हुआ है। सवाल ये है कि राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद वाकई कोई दूसरा आया या राम मेदी कपड़े बदल कर आ गया? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। सर राम मेदी का ना तो घर में ऐसी कोई टी शर्ट मिली और ना ही रेलवे स्टेशन में बरामद हुए इसके सामान में है। सर हो सकता है ये राम मेदी ना हो। तो फिर ये है कौन जो राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद आया और वहां गया जहां राम मेदी से डर के प्रीति छुपी हुई और फिर 15 मिनट बाद ये वापस लौटा? वो दरिंदगी के 15 मिनट सिर्फ 47 सेकंड में तो प्लान नहीं किए गए होंगे। हो सकता है राम मेदी जानता हो कि ये है कौन। राम मेदी ने ही इसे प्रीति से बदला लेने के लिए भेजा हो। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। पुलिस के बहुत जोर देने पर भी राम मेदी अपने बयान पर कायम था। हालांकि ये साफ था कि प्रीति का मर्डर करने वाला राम मेदी नहीं था, लेकिन राम मेदी के हत्यारे से सांठगांठ और प्रीति के कलीग से भी हत्यारे की पहचान पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकता है। मोनिका, तुमने बताया था कि राम मेदी के ऑफिस से निकाले जाने के बाद तुमने राम मेदी को ऑफिस के बाहर कई बार खड़ा देखा था। वो अकेला होता था या उसके साथ में कोई और भी होता था? सर मैंने उसे अकेले ही देखा था। ऑफिस के अंदर या बाहर कोई ऐसा हो जो प्रीति को स्टॉक करता हो, या फिर कोई ऐसा जिसकी प्रीति पे बुरी नजर हो? सर प्रीति 3 महीने पहले तक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो मिस्टर कपूर के अंडर में काम करती थी। सर प्रीति ने बताया था कि मिस्टर कपूर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। क्या हुआ प्रीति, तू रो क्यों रही है? अंदर बॉस ने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया मैंने, झूठ बोल रही है। एक काम ठीक से नहीं करती है। आज मैंने उसे डांट दिया, बोला जॉब से नहीं खड़ा दूंगा, तो देखो नौटंकी मुझ पे झूठा एलिगेशन लगा रही है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। शट अप। सर इसके बाद प्रीति खुद जॉब छोड़ना चाहती थी, पर हमारे बॉस ने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था। बॉस कौन? मिस्टर कपूर? नहीं सर, हमारे जीएम भाटिया सर। तो फिर मिस्टर कपूर के साथ क्या हुआ? सर मिस्टर कपूर को हमारे बॉस ने वार्निंग दी थी, जिससे उनका प्रमोशन रुक गया था। इस वजह से वो प्रीति से काफी चिढ़ते थे, पर कह कुछ भी नहीं पाते थे। सर यकीन मानिए मैंने प्रीति के साथ कभी भी कोई भी बदतमीजी नहीं की। सर ये उसने झूठा एलिगेशन लगाया था मुझ पर। प्रीति से नफरत निकालने की एक वजह यह भी हो सकती है। वैसे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी पता चला है उससे लगता नहीं कि प्रीति ने झूठ बोला होगा। सर उसने झूठ ही बोला है। सर उसकी वजह से ही मेरा प्रमोशन रुक गया। प्रमोशन तो तुम्हारा क्रिमिनल बनने में हुआ। पहले एक सीधी सादी लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश की और बाद में उसका रेप ही नहीं, उसका मर्डर भी कर दिया। सर आप ही सोचिए ना, मैं एक बीवी बच्चा वाला आदमी हूँ सर। मैं ऐसी हरकत करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहूंगा? नीयत में अय्याशी और शक्ल पे शराफत, तुम्हारे जैसे लोगों से रोज सामना होता है हमारा। अब सीधी तरह से बताओगे या हम उगलवाएं? सर जिस रात ये कांड हुआ ना, मैं अपने घर पे था। चाहे तो आप चेक कर लो सर। चेक तो अब तुम्हारा सारा बैकग्राउंड होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग किसी से नफरत निकालने के लिए क्या क्या चालाकियां कर सकते हैं सब जानते हैं। अभी तो तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन ये शहर छोड़कर जाना मत। जा सकते हैं आप। दुबे, इस कपूर पे नजर रखो। सर। प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? अभी तक नहीं आई सर। अगर प्रीति का रेप हुआ है तो डीएनए सैंपल के थ्रू उस रेपिस्ट तक पहुंचा जा सकता है।
पुलिस को लग रहा था कि प्रीति की मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने की लीड जरूर मिलेगी, लेकिन प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। सर, ये प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उस रात 11 बजे के आसपास हुई और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन सर, सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला, यानी उस रात प्रीति के साथ कोई रेप नहीं हुआ। शायद मर्डर करने वाले ने यह विटनेस किया कि राम मेधी प्रीति का पीछा कर रहा था। उसे यह बात तो साफ है कि वो प्रीति को पहले से जानता था और उसने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली। सर, जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ उस दिन उसका मैनेजर कपूर शाम 7:30 बजे ऑफिस से निकल गया था और अगले दिन सुबह तक वो अपने घर वैशाली में ही था। सर, हो सकता है उसने इस आदमी को प्रीति को मारने के लिए हायर किया हो। प्रीति का मर्डर करने वाला क्या वाकई किसी का मोहरा था? राम मेधी के बाद अब टेलीकॉम के मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड्स और गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा था और मोहरे को प्रीति को मारने की मंशा रखने वाला दोस्त या दुश्मन भी समझा जा रहा था। प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, लेकिन हत्यारे की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। नहीं सर, ये मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन हो सकता है। देवेंद्र जी, प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में इन लोगों के साथ रह रही थी। इनसे पहले जब तक वो आपके साथ थी, क्या कोई ऐसा था जिसकी मंशा प्रीति को नुकसान पहुंचाने की हो? कोई मनचला दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर होता भी तो वो आपको क्या बताती? मेरा मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक कंपनी के मैनेजर तक ने प्रीति की नाक में दम कर रखा था, उसने ये बातें आपको नहीं बताई, तो हमेशा आपको सब कुछ बताया हो, इस बात की क्या गारंटी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मेरी बेटी बिल्कुल गाय जैसी थी, क्या पता था कि उसका सीधापन ही उसे खा जाएगा। कभी कभी इंसान की खामोशी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। प्रीति की हत्या उसकी खामोशी का ही परिणाम थी, लेकिन प्रीति की खामोशी में किस दर्द की आग छुपी थी? ऐसा कौन सा जख्म था जिसने प्रीति को इतना रिजर्व बना दिया था कि उसके करीबियों से भी पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि प्रीति अपने किस दोस्त या किस दुश्मन के अपराध का शिकार हुई थी। माँ, लो आप खाना खा लो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। कुछ नहीं खाना मुझे मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। माँ, कहाँ जा रही हो आप? पुलिस स्टेशन। आज अगर उन लोगों ने कुछ नहीं बताया ना तो मैं खुद को नहीं थाने में आग लगा दूंगी। माँ, वो पुलिस वाले हैं, हम उनसे ऐसे पेश नहीं आ सकते। तो क्या करूं? बोल क्या करूं? अपने बेटे की शक्ल देखे भी नहीं मर जाऊं? माँ प्लीज, आप ऐसा मत बोलो। जब भैया जरूर मिलेंगे। कब आएगा? कब आएगा? संभालो क्या नहीं, जब भैया जरूर जल्दी मुझे कब आएगा? आप बैठो, आप बैठो। कब आएगा मेरा बेटा? कब आएगा जी? लो आप खाना खा लो, फिर हम साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। सर, अभी तक प्रीति के बारे में जो भी पता चला उससे ये तो साफ है कि प्रीति एक चुपचाप रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ना किसी से मिलना, ना पार्टी, ना दोस्त, ना कोई लवर। सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से लेकर नोएडा में प्रीति से जुड़े जितने भी लोग थे सबको खंगाला, लेकिन राम मेधी और उसके मैनेजर कपूर को छोड़कर ऐसा कोई सामने नहीं आया जिसके पास प्रीति को मारने का कोई मोटिव हो। लेकिन सर, राम मेधी और उसके मैनेजर कपूर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, प्रीति नोएडा में जहां रहती थी वहां के एक पड़ोसी ने बताया कि प्रीति का अपने कजिन ब्रदर संजय और भाभी अर्चना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। प्रीति रात को जब भी देर से घर आती तो वो लोग घर का दरवाजा भी नहीं खोलते और प्रीति रात भर घर के बाहर बैठी रहती थी। सर, पिछले दिनों हमारी डोरबेल खराब थी और भला हम अपने मेहमान के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या है कि कई लोगों को दूर के रिश्तेदार एक दिन भी नहीं सुहाते। फिर प्रीति तो 3 साल से आप लोगों के यहाँ रह रही थी। ये सच है सर कि वो हम पर बोझ थी, लेकिन असली बोझ तो अपने पेरेंट्स के ऊपर थी, इसलिए तो उसे अपने से दूर कर दिया और कभी खबर तक लेने नहीं आए। जैसा वो दिखा रहे थे सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। लाश तक लेके नहीं गए थे उसकी, यही अंतिम संस्कार कर दिया था। और पापा और मामा के अलावा न माँ, न बहन, न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आया।
सर प्रीति के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी अपने फादर से काफी कम बात होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति के नोएडा में रहने की वजह कुछ और ही है? ये प्रीति के फादर को फोन करके थाने बुलाओ। सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर फोन बंद है। ताला लगा हुआ है। सुनिए, ये देवेंद्र जी का परिवार कहाँ गया जो यहाँ रहते हैं? 2 दिन पहले वो लोग शायद कहीं घूमने गए। घूमने गए? इनकी बेटी की मौत हो गई और ये घूमने गए? ये क्या कह रहा है साहब? 2 दिन पहले तो सही सलामत थी, उनके साथी तो गई हुई उनकी बेटी। प्रीति नाम है इसका, पिछले हफ्ते इसका मर्डर हो गया। मैं ऐसा नहीं जानती साहब, और मैं तो क्या यहाँ कोई नहीं जानता। देवेंद्र जी की एक ही बेटी है कुसुम। ये प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी। आप बता सकती हैं ये देवेंद्र परिवार यहाँ कब से रह रहा है? 3 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले ये लोग कहाँ रहते थे? सब ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग अलीगढ़ से हैं इतना मालूम है मुझे। ये बता सकते हैं इनका मकान मालिक कहाँ रहता है? यही पास में रहता है साहब। प्रीति के पिता का अलीगढ़ का एड्रेस पता करने के बाद पुलिस प्रीति के मामा और फिर प्रीति के पिता के घर पहुंची, लेकिन दोनों ही एड्रेसेस पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों का बयान लिया तो प्रीति की जिंदगी का एक नया राज सामने आया। ये आपके पड़ोस में देवेंद्र और उसका परिवार रहा करता था? जी। कुछ बताएंगे? 4 साल पहले देवेंद्र की दिल्ली में नौकरी लग गई थी और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। ये उन्हीं की बेटी है? हाँ, ये उनकी बड़ी बेटी थी, इससे छोटी कुसुम है। आपने कहा कि 4 साल पहले देवेंद्र अपने परिवार समेत फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये उनकी बेटी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में क्यों रह रही थी? प्रीति नोएडा में रहती? जी। हमने तो कुछ और ही सुना था। क्या सुना था? सुना था 3 साल पहले कोई लड़का इसे भगा कर ले गया था। लड़का? कौन लड़का? वो नहीं पता साहब, हो सकता है वहीं का कोई लड़का हो जहां 4 साल पहले देवेंद्र रहने गए थे। पिछले 3 साल से तो देवेंद्र परिवार समेत बल्लभगढ़ में रह रहे थे। उससे पहले फरीदाबाद में कहाँ रहते थे, उसका एड्रेस है आपके पास? एड्रेस तो नहीं है साहब। संध्या जी, आपका बेटा जय मिलेगा तो भी आपके साथ नहीं होगा, वो जेल जाएगा। 17 साल की लड़की को लेकर भागा था वो। नहीं साहब, मेरा बेटा किसी लड़की के लिए अपनी माँ से 3 साल तक दूर नहीं रह सकता। आप पता लगाइए, वो भागा नहीं था, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। सर अगर वाकई में कोई लड़का 3 साल पहले प्रीति को लेकर भागा था तो 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? हो सकता है 3 साल पहले प्रीति जिस लड़के के साथ भागी वो भाग तो गई, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया हो और प्रीति के मर्डर में उसी लड़के का हाथ हो। सर अगर ऐसा कुछ है तो प्रीति के फादर और मामा ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया, और अब पूरे परिवार सहित कहाँ गायब हो गए? अब ये बात तो प्रीति के फादर और मामा से मिलकर ही पता चलेगी। ये प्रीति के मामा और फादर दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डालो। जैसे ही इनका फोन ऑन हो फौरन ट्रेस करो। प्रीति के फादर देवेंद्र परिवार 3 साल से बल्लभगढ़ में रह रहे हैं, उससे पहले वो फरीदाबाद में रहते थे। ये फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से बात करो, हो सकता है 4 साल पुराना एड्रेस पता चले। प्रीति के पिता और मामा का परिवार समेत गायब होना सवाल तो खड़े कर रहा था, लेकिन जब नोएडा पुलिस फरीदाबाद पुलिस से मिली तो प्रीति से जुड़ा 3 साल पुराना एक और केस सामने आया। 3 साल पहले 10 जुलाई 2013 को प्रीति के फादर देवेंद्र ने जय सोलंकी के खिलाफ केस फाइल किया था। उनका कहना है कि जब जय प्रीति को लेकर भागा था उस वक्त प्रीति की उम्र 17 साल 8 महीने थी। तब से ना जय का पता है ना प्रीति का पता है। यानी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी, ये बात प्रीति के फादर देवेंद्र जी जानते थे। लेकिन सर इस केस की फाइल में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। थोड़े दिन पहले ही हमारा यहाँ ट्रांसफर हुआ, मालूम हुआ कि जय की माँ संध्या बार बार इस केस को फॉलो अप कर रही है और बार बार ये कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है, लापता है, उसने प्रीति को नहीं भगाया। प्रीति और जय अगर भाग गए थे तो पिछले 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? 3 साल से जय कहां था और प्रीति का मर्डर करने वाला कौन था? सर जय भी 3 साल से गायब है और 3 साल से प्रीति नोएडा में रह रही है। अगर प्रीति जय के साथ भागी थी तो क्या प्रीति के मर्डर से जय का कोई कनेक्शन है या फिर कहानी कुछ और भी है? कहानी जो भी हो दुबे, लेकिन ये कहानी आज से 3 साल पुरानी नहीं बल्कि आज से 4 साल पुरानी है, जब प्रीति और उसकी फैमिली अलीगढ़ से फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे। लेकिन एक बात तो साफ है,
ये प्रीति के मर्डर का कनेक्शन इस जय सोलंकी से जरूर जुड़ा हुआ है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें प्रीति और जय के रिश्ते की असल कहानी समझनी पड़ेगी। तुम जय की मां से मिलो। मैं फरीदाबाद उस पते पर जाता हूं जहां प्रीति और उसकी फैमिली 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे। सर। जी सर 4 साल पहले प्रीति की फैमिली हमारे यहाँ किराए पर रहने आई थी। जय सोलंकी मेरा साला है सर। उसका मेरे घर पे आना जाना था और उसी दौरान जय और प्रीति की मुलाकात हुई थी सर। सॉरी। इट्स ओके। प्रीति, कुसुम, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जय, तू कब आया? अभी आया दीदी। चला अंदर आ। सर फिर देखते ही देखते उनकी पहली मुलाकात प्यार में बदल गई। आग लगाने वाले पूछ रहे कि धुआं कहां से निकला। गगन, अपने सालों को समझा दे, मेरी बेटी के आसपास भी दिखा तो अच्छा नहीं होगा। सर उसके बाद प्रीति के फादर देवेंद्र जी ने प्रीति को उसके मामा प्रमोद जी के पास अलीगढ़ रहने भेज दिया था और उसके कुछ दिन बाद वो लोग भी यहाँ से घर खाली करके चले गए सर। कितना टाइम रहे वो लोग यहाँ पर? सर करीब 1 साल। और प्रीति को अलीगढ़ कब भेजा? सर घर खाली करने से 2 महीना पहले। सर प्रीति के फादर ने जब जय पर प्रीति को भगाने का आरोप लगाया था उस वक्त प्रीति अलीगढ़ में थी सर। माना कि जय प्रीति से बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन वो अपनी मां से और अपने भाई से उतना ही प्यार करता था। और मुझे नहीं लगता साहब कि वो अपनी मां और अपने भाई से बिना मिले, बिना फोन किए 3 साल तक रह सकता है। लेकिन संध्या जी, एफआईआर के हिसाब से जय पे केस फाइल हुआ 10 जुलाई की सुबह। आपकी जैसे आखिरी बार कब बात हुई? 8 जुलाई की रात को। बेटा 10 बज गया, कहाँ है तू? अब तक घर नहीं पहुंचा। माँ मैं आज रात घर नहीं आ सकता। क्यों बेटा? ऑफिस का एक थोड़ा सा काम है तो आने में सुबह होगी। लेकिन हमें तो पता चला था कि वो उस रात ऑफिस में था ही नहीं। और 9 जुलाई की सुबह जय का फोन अलीगढ़ में एक्टिव था और उस समय प्रीति भी अलीगढ़ में ही थी। जरूर प्रीति के बाप ने जय को गायब करवाया है और प्रीति को भी उसी ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन प्रीति का तो मर्डर हो चुका है। प्रीति का मर्डर? और मेरा बेटा साहब, मेरा बेटा कहाँ है साहब? लेकिन अभी तो आप बोल रही थी कि जय ने प्रीति को नहीं भगाया। हाँ नहीं भगाया था साहब, लेकिन वाह, प्रीति को तो आप लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन मेरा बेटा 3 साल से लापता है। उसकी कोई खबर आप लोगों ने हमें नहीं दी। और एक माँ होने के नाते क्या मैं अपने बेटे के बारे में इतना भी नहीं पूछ सकती? जय की मां जय को निर्दोष बता रही थी, लेकिन जल्द ही प्रीति के फादर का पक्ष भी सामने आने वाला था। सर प्रीति के फादर का फोन अभी रुड़की में ऑन हुआ है और मुजफ्फरनगर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये रुड़की और मुजफ्फरनगर के बीच में जितने भी टोल नाका और चेक पोस्ट हैं, सभी को अलर्ट कर दो। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम लोग कहीं भागे नहीं थे। प्रीति की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे। लेकिन 3 साल पहले आपने फरीदाबाद पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवाई थी कि आपकी बेटी प्रीति जय सोलंकी के साथ भाग गई थी। आपने फरीदाबाद पुलिस से प्रीति को ढूंढने के लिए भी कहा था, जबकि आपने प्रीति को नोएडा में छुपा के रखा हुआ था। पिछले 3 साल से क्या छुपा रहे हैं आप लोग? ये सच है सर। 3 साल पहले वो लड़का हमारी बेटी को धोखे से भगा ले गया था। उस लड़के ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है सर, और इसीलिए हमारी बेटी बहुत ही डरी सहमी रहती थी। मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन बदनामी के डर से खामोश रहा।
बदनामी से डर रहे थे या फिर कोई कांड किया था आप लोगों ने? कांड तो उस लड़के ने किया था सर। 2 दिन तक मेरी बेटी के साथ रेप किया उसने और फिर उसे बेसहारा छोड़कर भाग गया था। कहां छोड़ के भागा? होटल में। उसने सिर्फ रेप ही नहीं किया, प्रीति प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा था मुझे और इन सब बातों से वो बहुत ही सहम गई थी सर। मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया क्योंकि अगर पुलिस को सब बताता तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मेरी बेटी जीते जी मर जाती सर। इसलिए मैंने उसे सबसे दूर नोएडा भेज दिया सर। मैंने इसलिए भी छुपाया क्योंकि मेरी दूसरी बेटी भी है, कुसुम। अगर लोगों को पता चलता है कि मेरी पहली बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है तो कुसुम का हाथ कौन थामता? इस वक्त जय कहां हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन वो 3 साल से इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सामने आए तो जेल जाने से बच नहीं पाएगा। और मुझे तो ये भी लगा था सर कि प्रीति को मारने वाला जय ही है क्योंकि वो मेरी बेटी से नफरत करता था। उसके बारे में ये सब कुछ मैं आपको पहले बोल नहीं पाया सर। क्या लगता है दुबे, ये प्रीति का फादर देवेंद्र कोई कहानी बना रहा है या सच कह रहा है कि जय ने प्रीति का रेप किया और फरार हो गया? सर 3 साल पहले 9 जुलाई सुबह 3 से 7 बजे तक जय का फोन और प्रीति के पुराने नंबर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी और 12 जुलाई को प्रीति नोएडा गई। लेकिन प्रीति के फादर के मुताबिक जय ने 2 दिन तक प्रीति के साथ रेप किया। सर हो सकता है जय इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ किडनैपिंग के चार्ज में ही नहीं बल्कि रेप के चार्ज में भी वो अंदर जाएगा। अगर जय जानबूझकर गायब है तो हो सकता है उसने यह भी पता कर लिया हो कि प्रीति नोएडा में रह रही है। क्या लगता है दुबे, ये जय सोलंकी तो नहीं? सर अगर ये वाकई में जय सोलंकी है तो एक बात अजीब है, 3 साल तक इसने ना तो अपनी मां से कोई कांटेक्ट किया और ना ही अपने भाई अजय से। हो सकता है जय की मां और भाई जय के कांटेक्ट में हो और उसका राज छुपा के उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो जानते हो कि जय ने प्रीति को भगाया ही नहीं बल्कि उसका रेप भी किया और बाद में उसका मर्डर भी किया। और 3 साल से हमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय प्रीति के फादर देवेंद्र की साजिश का शिकार है। दुबे, जय की मां, भाई, प्रीति का बाप, मामा, सबके पिछले 3 साल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखें किसकी कहानी सच्ची है और किसकी झूठी। और हाँ, फरीदाबाद के पुराने केस की फाइल निकालो और दोबारा से चेक करो, पता तो चले किसकी स्टेटमेंट सही है और किसकी गलत। दोनों तरफ से हमें कंफर्म करना होगा। सर, प्रीति की हत्या ने 3 साल पुराने उस केस को फिर से जिंदा कर दिया जिसमें पिछले 3 साल से जय सोलंकी को एक आरोपी मानकर ढूंढा जा रहा था। जय अब कहां था ये जानने के लिए जय और प्रीति से जुड़े हर शख्स का बयान एक नए नजरिए से लिया जा रहा था। सर, प्रीति के फादर देवेंद्र ने बताया था कि 12 जुलाई को प्रीति उनसे होटल में मिली थी, लेकिन 12 जुलाई को तो प्रीति के फादर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी। साहब, मैं जल्दी में फोन अपने घर पे ही भूल गया था। लेकिन उस दिन तुम्हें होटल से कोई फोन नहीं आया था, जैसा कि तुमने कहा प्रीति ने तुम्हें होटल से कांटेक्ट किया था। हाँ, शायद फोन प्रीति के मामा को गया था। अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। हाँ यादव सर, जय के भाई अजय की एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। मैंने किया मेरी माँ के लिए प्लीज सर। तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन तुम्हारे भैया को तुम्हारे माँ की फिक्र थी? सर भैया माँ पे जान छिड़कते थे। तो फिर कहाँ गायब है तुम्हारे भैया 3 साल से? सर 3 साल से यही सवाल तो हम आपसे कर रहे हैं। और यही सवाल तुम पूछना चाहते थे प्रीति से? यादव, ये तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है। जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ तुमने यही टी-शर्ट पहनी थी। अब बता, सच क्या है? भैया के गायब होने के 3 साल बाद मैंने प्रीति को देखा था और मैं उससे जानना चाहता था कि मेरे जय भैया कहाँ हैं। माँ अब तक सोच रही है कि जय भैया एक दिन जरूर वापस आएंगे,
लेकिन मैं उन्हें ये तक न बता सका कि 3 साल पहले जय भैया का। माना कि प्रीति पिछले 3 साल से खामोश थी, लेकिन प्रीति ने तुम्हारे भैया जय का मर्डर नहीं किया था। प्रीति का मर्डर करने की बजाय अगर तुम हमारे पास आते, हमें सच बताते, तो आज तुम्हारी मां को जय का नहीं तो कम से कम तुम्हारा तो सहारा रहता। सच जब झूठ से ढका हो तो भ्रमित वो आशाएं होती हैं जो किसी को खोकर उसको पाने की उम्मीद नहीं छोड़ती। प्रीति के पिता और मामा ने जो अपराध किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन प्रीति की हत्या के लिए जितना अजय को कोसा जाएगा, उतना ही जय की हत्या के इंसाफ में हुई देरी के लिए प्रीति को दोषी समझा जाएगा। माना कि प्रीति ऐसी मनोदशा में थी जिसमें सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच जब चुप्पी साध लेता है तो वो झूठ से भी वहशीला हो जाता है। और चुप्पी को अपने दर्द की दवा समझने वाले अक्सर ये नहीं सोच पाते कि असल में चुप्पी ही उनके दर्द की वजह होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।